हेलो बच्चों, मेरे लाल, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग देख ही रहे हैं चैप्टर 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इसके पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 बिल्कुल ही सब पूरा करवा दिया गया है, कंप्लीट फुलफिल एकदम, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। आप लोग जाकर पीछे वीडियो में देख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को प्रत्येक दिन का वीडियो प्राप्त होता रहे। और इसके पहले नहीं अगर देखे हैं तो पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा फुलफिल कंप्लीट करवा दिया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे बिल्कुल ही ये किताब ख़त्म होने के बाद, जैसा कि बताया गया था कि किताब जैसे ही ख़त्म होगा हम लोग मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर, टेस्ट पेपर जितने भी होंगे सारे सॉल्व किए जाएंगे। ये बुक ख़त्म होते ही कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना ही छोड़ा जाता है। बिल्कुल 70 में 70 का टारगेट, यानी कि 100 में 100 का टारगेट। और लाते हैं बच्चे, लाते हैं यहाँ से, लाए हैं बच्चे 69, 70 में 69, 70 में 68, 70 में 67, ऐसे ऐसे हर साल बहुत बच्चे लाते हैं। तो बस आप लोग भी जुड़े रहिए IR कोचिंग सेंटर से। और बिल्कुल ऐसे ही 70 में 70 यानी 70 में 70 का टारगेट, 100 में 100 का टारगेट कह लो। तो फ़िलहाल ये चैप्टर 3 हम लोग इसमें शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 3 के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक देख लें हम लोग कि चैप्टर 3 क्या है, उसके बाद तब आगे बढ़ा जाएगा। चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 का नाम अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले तो ये देख लें हम लोग कि ये चैप्टर क्या है, उसके बाद फिर इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर इसमें रूल और क्या है, नियम क्या है, सूत्र क्या है, क्या क्या है, वो सब देखा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर पहले आप लोग देखें, यहाँ चैप्टर 3 का नाम है क्या है। चैप्टर 3 मतलब कि ये दो तो समझ ही रहे हैं आप लोग, दो काउंटिंग गिनती का 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हो गया। उसके बाद चर, तो चर के बारे में भी अभी इसके पहले चैप्टर 2 में हम लोग खूब चर और अचर खूब चला है। तो चर के बारे में आप लोग को पता होगा चर क्या होता है। मतलब यही जो XYZ MNPQR जो अंग्रेजी वाले अक्षर हैं, ये ABCD A से लेके Z तक, इसको ही हम चर के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखना, फिर से देखना, 2 मतलब काउंटिंग का 2 हो गया 2। उसके बाद चर मतलब XYZ मान लो। और चर के बारे में पीछे बताया गया है चैप्टर 2 में। उसके बाद रैखिक क्या होता है। तो रैखिक मतलब कि जब चर की घात 1 आ जाए, जब चर की घात, अब चर कोई सा हो, चर हम कह रहे हैं X हो, चाहे Y हो, चाहे P हो, चाहे Q हो, कोई सा चर हो, इस पर अगर घात, देखो घात यहाँ पर अगर 1 है घात, 1 घात अगर है, पावर में 1 है अगर, तब तो वो रैखिक है। रैखिक उसे हम बोलते हैं। मतलब कि रैखिक की पहचान है, हम चर की घात देखते हैं, चर की घात अगर 1 है तो उसे हम रैखिक में ले लेते हैं। अभी देखना, अभी थोड़ा सा ये हम लोग ऐसे ही समझ रहे हैं, बाकी अभी जब परिभाषा लिखवाया जाएगा तो क्या है वो देखना। तो रैखिक मतलब कि सीधी सीधी भाषा, सीधा सीधा हिसाब किताब, चर की घात 1 हो, चर की घात 1 हो, ठीक। और फिर समीकरण मतलब कि कोई कथन हो, उसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ आ जाए। ये क्वेश्चन हो या कोई और कथन हो, उसमें ऐसे बराबर का चिन्ह लगा हुआ आ जाए, और फिर बराबर के राइट में भी कुछ हो, बराबर के लेफ्ट में भी कुछ हो, तो फिर उसको हम समीकरण बोलते हैं।
ठीक है। तो समीकरण की भी पहचान हम बराबर का चिन्ह देखकर तुरंत पहचान लेंगे कि क्या समीकरण, मतलब समीकरण है या नहीं है। तो बस बराबर आ गया लिखा हुआ तो फिर वो तो समीकरण है। अब समीकरण भी कई प्रकार के होते हैं, तो कौन सा समीकरण है ये नहीं, बस बराबर का चिन्ह आ गया तो वो समीकरण है, ठीक। उसके बाद युग्म, युग्म माने होता है जोड़ा, मतलब कि कोई समान दो ठे हो जाए तो फिर जोड़ा बोलते हैं। तो युग्म माने जोड़ा, यानी दो ठे होगा तब दो। तो एक बार और देख लें सभी लोग, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब कि दो चर होगा, ठीक, दो चर होगा और वो रैखिक होगा, मतलब कि दोनों चरों की घात एक एक होगी, ठीक। और उसके बाद समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह भी होगा, और फिर युग्म, युग्म माने कि दो ठे समीकरण मिलेगा। युग्म मतलब दो समीकरण मिलेगा, ठीक। तो जैसे ये चैप्टर 9 में तो आप लोग पढ़े ही हैं, पढ़े होंगे 9 में पूरा चैप्टर ये दिया गया है, लेकिन उसमें पूरा विस्तार से पूरा ज़्यादा नहीं दिया है, बहुत कम दिया है। उसमें जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, लेकिन एक एक समीकरण दिया गया है, एक समीकरण। क्लास 9th के मैथ में, क्लास 10th के मैथ में भी वही चीज़ है, लेकिन अब दो समीकरण मिलेगा, एक प्रश्न में दो समीकरण मिलेगा, ठीक है, एक साथ। तो यही अंतर है कि 9th वाले मैथ में यही चैप्टर था तो उसमें एक एक समीकरण मिलता था, क्लास 10 के मैथ में दो समीकरण मिलेगा, और वही है दो चरों वाला रैखिक समीकरण ही रहेगा। तो कुछ तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है। अब परिभाषा हम लोग लिख लें, तो परिभाषा में अभी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। फिर उदाहरण में जैसे देख लेंगे कि कैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसे लिखा हुआ आता है, कैसे हम देखकर वो पहचानेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो ये सब चीज़, तो सबसे पहले तो परिभाषा हम लोग लिख लें। इसका तो कुछ अर्थ समझ में आ गया होगा कि भाई चैप्टर क्या है। तो चैप्टर कुछ नया चीज़ नहीं है, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और क्लास 8th में भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब कोई नया चीज़ नहीं है। बाकी परिभाषा फिर देख लें कि परिभाषा क्या होता है। परिभाषा कैसे बताएंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की क्या परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा है ऐसा समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a, b और c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, तीनों अचर है। जहां a, b और c तीनों अचर है, तीनों अचर मतलब वास्तविक संख्या कह लो, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक। तथा a और b की जगह पर 0 नहीं है, तथा a बराबर नहीं 0 और b बराबर नहीं 0 है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण कहलाता है। देखो जी, अभी जो हम लोग परिभाषा लिखे हैं ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसमें दो चर है x और y को हम लोग चर के रूप में लिए हैं और a b c को अचर के रूप में लिया गया है।
तो जैसे इसमें भी ए बी सी 3 अक्षर को छोड़कर बाकी और सारे अक्षर हम चर में प्रयोग करेंगे। ए बी सी 3 अक्षर को छोड़कर, क्योंकि देखो परिभाषा में भाई ए बी सी आ रहा है, उसमें ए बी सी को हम अक्षर बता रहे हैं परिभाषा में ही, तो ए बी सी 3 अक्षर छोड़कर बाकी और सारे अक्षर हम चर के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया परिभाषा। देखें अब इस रूप का होता है ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि पहले x वाला पद है, फिर y वाला पद है, उसके बाद अचर पद है और उसके बाद राइट में 0 है। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। और ये आप लोग फिलहाल क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 के मैथ में भी है, पढ़े होंगे आप लोग, और नहीं भी अगर देखे हैं तो भी यहाँ पर देखें, पूरा तो बताया ही जा रहा है विस्तार से। अब थोड़ा सा उदाहरण भी हम लोग देख लें भाई किस रूप का होता है ये। जैसा देख लें, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग कुछ लिख रहे हैं समीकरण यहाँ पर। जैसे मान लो कि ये देखो, यह एक समीकरण है और चेक कर लो, दो चर है। ठीक, दोनों चर पर एक एक घात है और उसके बाद बराबर का चिन्ह भी है, तो यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। हम और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो। देखें, ये भी चेक कर लो, इसमें भी दो चर x और y तो है ही दो चर। ठीक, दो चर हो गया। उसके बाद x के घाते भी एक है, y के घाते भी एक है, एक है, तो फिर रैखिक हो गया। और बराबर का चिन्ह है तो समीकरण हो गया। बाकी युग्म माने तो भाई जोड़ा, दो ठे हो जाए तो युग्म है। तो दो ठे अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, दो क्वेश्चन, वो तो दो समीकरण तो मिलेगा ही, हर क्वेश्चन में मिलेगा दो समीकरण। ठीक है ना, 9th वाले क्लास में एक समीकरण एक क्वेश्चन में मिलता था, इसमें दो समीकरण रहेगा, मतलब जोड़ा रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, एकदम सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप बस देखते जाएं, ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें देख लो, ये भी चेक कर लो। ये चर की घात 1 है, चर की घात 1 है, उसके बाद बराबर का चिन्ह भी है, तो फिर ये तो भाई ये भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं ऐसे हम। ये देखें, ये भी हम लोग लिख दिए, कुछ है। देखें, दो चर हो गया x y, चरों की घात एक है तो रैखिक हो गया। उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो समीकरण भी हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये भी दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे हम बहुत सारे अब लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, देख लें। तो अब ज़्यादा तो लिखना बेकार है, इतना ही रहने दिया जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें यहाँ पर सभी लोग। जैसे हम लोग यहाँ पर ये कुछ उदाहरण देकर देखे हैं कि कैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसे लिखा होता है। हम कैसे देखकर पहचानेंगे कि वो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो अभी तो बताया गया है कि भाई उसमें दो चर है, चर की घात एक है और फिर बराबर का चिन्ह भी है, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये हो गया। एक चीज़ और जैसे बताना हो, अगर मान लो जैसे समीकरण है, हमें ये समीकरण दिया गया है, सब समीकरण है, ये कुछ बताना हो कि इसमें ए बी और सी का क्या क्या मान होगा, ये चीज़। क्योंकि अभी क्वेश्चन वो प्रश्नावली शुरू होते ही ये सब मिलेंगे, प्रतिबंध होता है, अभी आगे बताया जाएगा सब। थोड़ा ये ए बी सी का मान भी देख लें। जैसे इसमें देखें बच्चों, इसमें ए का मान हम 1 लेंगे, बी का भी मान 1 और सी का मान -4, पक्षांतर करके -4 -4। इसमें देखें जी, इसमें ए का मान देखो यहाँ से 3 आ गया, बी का मान -4 हो गया और सी का मान +12।
इसमें भी चेक कर लो। ए का मान 1 लेंगे, 1 बी का मान -1/2, सी का मान -5/6 पक्षांतर करके, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, मतलब राइट में 0 होना चाहिए। ठीक, पहले x वाला पद होना चाहिए, फिर y वाला पद होना चाहिए, उसके बाद अचर पद होना चाहिए और राइट में 0 होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप जिसे बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है, ये c जो अचर है पद है वो पक्षांतर करके हम लोग माइनस में बता रहे हैं। जैसे देखें, a का मान 1, b का मान -1/2, c का मान पक्षांतर करके -5/6 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी बता सकते हो, a का मान 3, b का मान +5, c का मान +8, बिल्कुल पक्षांतर किया कराया इसमें। तो ऐसे हम समीकरण देखकर a, b, c का भी मान बता सकते हैं। अगर दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखा गया है तब तो आप लोग तो बता ही देंगे अब कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, और उसके बाद उसमें ए बी सी का क्या क्या मान है, कोई सा समीकरण होगा। ठीक, जैसे मान लो कि एक और अगर लिख दिया जाए, एक और समझ लिया जाए, जैसे मान लो कि 1/3x - y = 8, जैसे एक ऐसे ही थोड़ा सा और एक आदि। यहाँ पर देखें, ये भी दो चर है। ठीक, दोनों चर की घात 1-1 है, 1-1 है घात पर, तो रैखिक हो गया। दो चर हो गया, घात पर 1-1 है तो रैखिक भी हो गया। फिर बराबर का चिन्ह है तो समीकरण भी बन गया, यानी कि यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक, पहचान तो हम लोग कर लिए। अब ए बी सी का मान अगर बताना हो तो a का मान 1/3, b का मान -1, c का मान पक्षांतर करके -8। ठीक, तो देख लो, इस प्रकार हम ए बी सी का भी मान बता सकते हैं इसमें। तो प्यारे बच्चों देख लें, ये परिभाषा है। अभी थोड़ा सा हम लोग इसमें परिभाषा देखे हैं कि क्या होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, किसे कहते हैं और किस रूप में कैसे लिखा हुआ मिलता है, कैसे हम पहचानेंगे उसे। उसके बाद उसमें से ए बी सी, अगर दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो उसमें से ए बी सी का मान कैसे हम बता देंगे देखकर। इतना सब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो अब ये रफ कर दिया जा रहा है, और अब आगे का नियम। तो आगे का नियम जैसे ये है, जो ये चैप्टर है तुम लोग का, इसमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो चलेगा ही। इसमें युग्म, जैसे बता रहा है कि युग्म मतलब हर क्वेश्चन में दो समीकरण ही मिलेगा, हर क्वेश्चन में दो समीकरण मिलेगा, मतलब दो समीकरण। ठीक, तो दो समीकरण मतलब कि एक साथ दो समीकरण मिलेगा। अब ये बताओ आप लोग कि अगर मतलब कि जैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो इसका मतलब एक समीकरण से हम एक रेखा खींच सकते हैं। अभी क्लास 9th में आप लोग खींचे हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख आप लोग क्लास 9th के मैथ में बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो भी इसमें देख लेंगे। इसमें पूरा बताया जाएगा विस्तार से कि आलेख कैसे बनाना है, कैसे बनता है आलेख, ग्राफ कैसे बनता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि प्रश्नावली स्टार्टिंग होते ही तुम लोग का पहले ग्राफ ही बनेगा। ठीक है ना। तो जैसे 9th में तो एक प्रश्न में एक समीकरण मिलता था और एक समीकरण से हम लोग एक रेखा खींचते थे, ये आप लोग को पता होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण से हम रेखा खींचते हैं, मतलब ग्राफ जब बनता है तो एक रेखा ही खींचा जाता है। जैसे दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है तो एक रेखा खींचेंगे, खिंचाता है। दो चरों वाला दो रैखिक समीकरण होगा तो दो रेखा खींच देंगे, तीन समीकरण होगा तीन रेखा खींच दी जाएगी। मतलब कि जितना समीकरण होगा उतनी रेखा खींचेंगे, खींचा जाता है, जितना समीकरण उतनी रेखा।
मतलब कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण से हम एक रेखा हम खींच सकते हैं। एक रेखा मतलब एक सीधी लाइन। अब सीधी लाइन मतलब समझ ही रहे हैं सभी लोग, ये एक रेखा। और कोई सा समीकरण होगा बच्चों, अगर दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा तो एक, जब वो हम ग्राफ बनाएंगे उसका, तो एक रेखा ही खींचा जाएगा, एक सीधी रेखा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सीधी रेखा बनता है, एक सीधी रेखा खींचा जाता है, ठीक है ना, सीधी रेखा। ठीक, ये भी तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा अब। और 9th में बनाए होंगे ग्राफ, जो बच्चे पढ़े होंगे 9th में वो बनाए होंगे ग्राफ, ये सब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाए होंगे। तो जैसे मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण अगर आप लोगों को दो दे दिया जाए, मतलब कि सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को दो रेखाएं दे दी जाए, देखा जी, दो रेखाएं दे दी जाए अगर आप लोगों को, ये जैसे मान लो कि दो रेखाएं ये हैं, ये दो रेखाएं मान लो, जैसे कि आप लोगों को, रुको बच्चों यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा हम लोग एक साड़ी बनाएंगे अभी, तो वो नियम, उस नियम का विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे मान लो कि अगर आप लोगों को दो रेखा दे दी जाए कि भाई ये दो रेखा है, दो लाइन है, आप लोग इसे कितने प्रकार से खींच सकते हो। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड का तल हो गया, तो और बता दिया जाए आप लोगों से कि ये दो रेखा है और इन दो रेखाओं को आप लोग कितने प्रकार से खींच सकते हो, तो बता सकते हो आप लोग कितने प्रकार से खींचा जा सकता है। इन दो रेखाओं को एक साथ लेकर, अलग अलग नहीं, एक साथ लेकर कितने प्रकार से खींच सकते हैं। तो अब इसमें है कि इन दो रेखाओं को हम तीन प्रकार से खींच सकते हैं, केवल तीन प्रकार से खींचा जा सकता है। दो रेखाओं को एक साथ लेकर तीन प्रकार से केवल खींच सकते हैं। तीन प्रकार मतलब देखो क्या, एक तो दोनों रेखाओं को हम इस प्रकार खींच सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें। देखो जी, पहला टाइप, दो रेखाओं को हम एक साथ लेकर तीन प्रकार से खींच सकते हैं, तीन प्रकार से। और ये जो बताया जा रहा है इस पर अभी एक साड़ी बनकर तैयार होगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस बात का। अभी जो साड़ी बनकर तैयार होगा उसे आप लोगों को रटना भी है। तो जैसे मान लो कि पहले दो देख रहे हैं हम लोग कि दो रेखाओं को अगर एक साथ लेकर खींचेंगे तो पहला होता है कि भाई प्रतिच्छेद करती रेखा खींचा जाए। प्रतिच्छेद करती रेखा, ये प्रतिच्छेद करती रेखा खींचेंगे हम लोग। जैसे टाइप देखेंगे अभी कितना प्रकार होता है इसमें। ये हम लोग साड़ी बनाएंगे इसमें, ठीक है, ये प्रतिच्छेद करती रेखा है। देखा जी बच्चों, ये प्रतिच्छेद करती रेखा जैसे मान लिया जाए, प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा, ठीक है ना, पहला टाइप। इस प्रकार हम खींच सकते हैं दो रेखाओं को लेकर एक साथ। उसके बाद दूसरा टाइप होता है समपाती। समपाती मतलब ये कि दोनों रेखाओं को एक दूसरे के ऊपर, दोनों रेखाओं को हम एक दूसरे के ऊपर भी तो खींच सकते हैं। ये दूसरा टाइप होता है और इसे हम बोलते हैं समपाती रेखा। समपाती रेखा इसे हम बोलते हैं, ये दूसरा टाइप। और तीसरा टाइप होता है ये तीसरा टाइप होता है समांतर।
देखा जी, ये इसे हम बोलते हैं समांतर। समांतर ठीक है ना। तो अब देखना फिर से, दो रेखाओं को अगर आप लोगों को दे दिया जाए तो आप लोग तीन प्रकार से उसे ड्रा कर सकते हैं, तीन प्रकार से खींच सकते हैं। पहला प्रकार है ऐसे, जो एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को काट दे, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक। या ये दूसरा टाइप हो गया कि एक दूसरे के ऊपर ही खींच दिया जाए दोनों रेखाओं को। देखा जी, ये दूसरा टाइप हो गया। और इसे कहते हैं संपाती रेखाएं। जो एक दूसरे के ऊपर है उसे हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। याद करते चलना है प्यारे बच्चों, याद करते चलना है। उसके बाद ये देखें, ये तीसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप मतलब ये कि समांतर रेखाएं, मतलब ये कि इसको हम कितना हूँ आगे बढ़ा दें, इधर या इधर, आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद न करने पाए। चाहे हम इधर भी इनफाइनाइट बढ़ा दें या इधर भी इनफाइनाइट बढ़ा दें, आगे कहीं भी प्रतिच्छेद न होने पाए। तो ये तीन प्रकार है जी। देखो, दो रेखाओं को एक साथ लेकर हम तीन प्रकार से खींच सकते हैं। अब चौथा प्रकार नहीं है कोई, और ना ही चौथा प्रकार बनेगा, ना ही चौथा प्रकार होगा। ये तीन प्रकार से ही हम खींच सकते हैं दो रेखाओं को एक साथ लेकर, या तो प्रतिच्छेद करती रेखा, या तो संपाती रेखा, या तो समांतर रेखा, ठीक। तो जैसे मान लो कि ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप मान लो, और ये तीसरा टाइप मान लो, ठीक है ना। अब देखें जी, अब क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर दो समीकरण की बात आ रही है, ठीक है। तो जब दो समीकरण की बात आ रही है तो इसमें एक चीज़ अब आप लोगों को और ध्यान देना है। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और देख लें यहाँ पर। जैसे अभी हम लोग ये साड़ी बना रहे हैं, तो जैसे मान लो कि अगर पहली रेखा है तो इसका नाम दे दें हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दो रेखाएं हैं, तो थोड़ा हम लोग रेखा जो है अपने तरफ से ये प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें प्रतिबंध बनेगा एक। उसके बाद दूसरी रेखा के लिए हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरी रेखा हो गई। मान लो जी, ये पहली रेखा और ये हो गई दूसरी रेखा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग से हम लोग लेकर समझ रहे हैं, ये अलग से पहली रेखा दूसरी रेखा, क्योंकि यहाँ दो रेखाओं की बातचीत चल रही है। तो जैसे देखा यहाँ पर पहली रेखा में a1 b1 c1 हो गया, दूसरी रेखा में a2 b2 c2 हो गया। तो यानी यहाँ पर 6 अक्षर मिल रहे हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। मतलब ये अभी प्रतिबंध है, देखो बनेगा, क्योंकि दो रेखाएं जब आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं कि वो ग्राफ बनाकर बताना होगा कि भाई क्या है वो। ये प्रतिबंध अभी हम जो प्रतिबंध अभी यहाँ बताया जाएगा, उसके द्वारा वो याद करना है आप लोग को, बहुत ध्यान से देखना है प्रतिबंध क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है ना। तो प्रतिबंध के द्वारा हम बताते हैं कि कोई दो अगर रेखाएं हैं तो वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती होंगी या संपाती होंगी या समांतर होंगी, ये प्रतिबंध से हम बताते हैं। और आगे जब क्वेश्चन चलेगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। घबराने की एकदम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं क्या क्या बताया जा रहा है। जैसे देखें जी, प्रतिच्छेद करती रेखाओं में प्रतिबंध होता है a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2। देखा जी, ऐसा इस टाइप का अगर आ गया प्रतिबंध तो हम देखकर बता देंगे कि हाँ भाई वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं है। संपाती वाले में देखो जी, ये a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। संपाती वाले में ये तीनों अगर इस टाइप से आ जाता है
तो हम तुरंत उसी को देख के बता दें कि भाई ये तो संपाती रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये संपाती का प्रतिबंध। समांतर का प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ये समांतर रेखाओं का प्रतिबंध होता है, अगर समांतर रेखाएं हैं तब, ठीक है। तो ये प्रतिबंध आप लोग को ये एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है अभी यहीं पर इसी वक्त। देखना सभी लोग, प्रतिच्छेद करती रेखा का ये प्रतिबंध है, संपाती रेखा का ये प्रतिबंध है, समांतर रेखाओं का ये प्रतिबंध हो गया, ठीक। उसके बाद और देखें, अगर प्रतिच्छेद करती रेखा है मतलब कि अगर ये वाला प्रतिबंध निकल रहा है तो फिर उसमें एक हल होता है, एक हल है, ठीक। अगर संपाती रेखाएं हैं मतलब ये वाला प्रतिबंध अगर निकल गया तो बता देंगे अनेक हल है, ये हल के लिए अनेक हल है। और समांतर रेखाओं का मतलब कि अगर ये वाला प्रतिबंध निकल रहा है क्वेश्चन में तो तुरंत बता देंगे कि भाई कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, ठीक है ना। तो अब देख लें जी, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए मतलब कि इस प्रतिबंध में एक हल होता है, इस वाले प्रतिबंध में अनेक हल होते हैं, और इस वाला अगर ये वाला प्रतिबंध निकला तो फिर कोई हल नहीं। यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखा में एक हल, संपाती रेखाओं में अनेक हल और समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं। तो याद हो गया होगा, याद तो करते ही चल रहे हैं, बताया जा रहा है, आप लोग याद करते चलें। तो ये भी हो गया। अब एक चीज़ और है इसमें, संगत और असंगत बताना होता है क्वेश्चन में, और ये सब क्वेश्चन में पूछेगा, दे देगा समीकरण आप लोगों को, दो समीकरण दे देगा, पूछेगा जी एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो अब प्रतिबंध हम निकाल के बताएंगे कि एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा, समीकरण दे देगा, पूछेगा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, तो हम इसी प्रतिबंध के द्वारा ही बताएंगे कि भाई वो संपाती रेखाएं हैं या प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो ये सब प्रतिबंध के द्वारा ही ये सब बताया जाएगा अभी आगे क्वेश्चन में। फिलहाल ये नियम देखें बस ध्यान से। तो अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है, संगत और असंगत। क्वेश्चन में पूछता है कि मतलब कि दे देगा समीकरण दे देगा, तो पूछेगा कि संगत है या असंगत है, बस। तो भी वही काम, प्रतिबंध ही देखकर हम संगत और असंगत भी बताते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देख लें, इस वाले प्रतिबंध में संगत होता है, इस वाले प्रतिबंध में भी संगत होता है और इसमें असंगत होता है, ठीक है जी बच्चों। तो ये इतना है, ये इतना आपको याद करना है जी। ये आप लोगों का ये साड़ी बनकर तैयार है, ठीक है ना। तो ये इतना आप लोगों को याद करना है, इसे लर्न करना है, बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। तो ये साड़ी आप लोगों का बनकर तैयार हो गया। मतलब ये कि दो रेखाएं अगर आप लोग को दी जाएंगी एक साथ है और बोल दिया जाए भाई उसे खींचना है, तो आप लोग तीन प्रकार से ही खींच सकते हैं। या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो जाए, या तो दोनों रेखाएं संपाती हो, या दोनों रेखाएं समांतर खींची जाए, ठीक। तीन प्रकार ही है, चौथा प्रकार कुछ होता नहीं है। उसके बाद प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए ये प्रतिबंध है, संपाती रेखाओं के लिए ये प्रतिबंध है, समांतर रेखाओं के लिए ये वाला प्रतिबंध है। इसे याद करना है आप लोगों को। उसके बाद इस प्रतिबंध में एक हल होता है, इस प्रतिबंध में संगत होता है, इस प्रतिबंध में अनेक हल है, संगत है, इस प्रतिबंध में कोई हल नहीं है, इस प्रतिबंध में असंगत है। तो ये साड़ी बनकर आप लोग का तैयार हो गया। और फिर ये इतना है, अब समझ में आ ही गया होगा। बाकी इसमें अब जो भी कुछ और डाउट है वो आप लोग एक्सरसाइज में ओके करिएगा, एक्सरसाइज में बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। अब फिलहाल ये तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ तो आया होगा समझ में। अब अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा है तो वो एक्सरसाइज में पूरा कर लेना है। तो मतलब कि अब आप लोग का
ये नियम तो हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 में ग्राफ बनाना है केवल, मतलब कि कुछ क्वेश्चन इस पर भी दिए गए हैं, ये जो अभी बताया गया है कुछ क्वेश्चन हैं उसमें जो ये बताएंगे हम प्रतिबंध के द्वारा कि एक हल है या अनेक हल है या संगत है या प्रतिच्छेद करती या समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये सब पूछेगा क्वेश्चन में 3.1 में। तो हम लोग बिल्कुल इसी प्रतिबंध के द्वारा ही बताएंगे और फिर ग्राफ भी बनेगा और ग्राफी विधि द्वारा हल भी ज्ञात करना है प्रश्नावली 3.1 में। तो ग्राफ बनाने का जो नियम है वो तो 9th में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कुछ तो ग्राफ बनाए होंगे। बाकी ग्राफ कैसे बनता है इसके लिए भी अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अगले वीडियो में। ये चैप्टर 3 के बारे में बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, करवाया गया और परिभाषा बताया गया, कुछ यहाँ पर नियम है वो लिखवा दिया गया। अब प्रश्नावली 3.1 में आलेख बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाने का तो फिलहाल कोई सूत्र नियम तो होता नहीं है, उसमें हम हल ज्ञात करते हैं, एक एक समीकरण से हम 2-2, 3-3 हल ज्ञात करते जाते हैं और ग्राफ खींचते जाते हैं। तो वो ग्राफ बनाने के लिए बस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा कि क्या किया जा रहा है, काम क्या हो रहा है, काम कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना। वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्वेश्चन में देखकर समझना होगा कि हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे खींचते हैं। अब चाहे वो एक समीकरण होगा चाहे 2 समीकरण हो, ठीक है, जितना हो समीकरण हो। अगर एक समीकरण का ग्राफ खींचने आ गया तो 50 समीकरण हो, सबका ग्राफ खींच सकते हैं। फिर अगर एक समीकरण का ग्राफ खींचने आ गया तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए और इसके अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 3.1 के साथ। उसमें हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात किया जाएगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन इस पर भी मिलेंगे कि हम लोग पूछेंगे, इसमें से पूछेगा कि क्या क्या है, संगत है या अनेक हल है या कोई हल नहीं, तो वो बताएंगे हम लोग। तो ये सब चलेगा प्रश्नावली 3.1 में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।